अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, अन्य भक्तों को इतनी ज़्यादा छूट दे दी गई है प्रशासन की तरफ से कि वे कहीं पर भी घुस जाते हैं और कहीं पर भी तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं और इस पर प्रशासन हाथ पर हाथ रख कर के चुप्पी लेकर के बैठा रहता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर के बारे में, जहां पर एक मस्जिद में कई सारे आतंकवादी घुस जाते हैं और मस्जिद को तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। वहां पर रखी गई कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं, उसको फाड़ते हैं, फेंकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हथौड़े से मस्जिद को तोड़ते हैं और वहां पर भगवा झंडा भी लहरा देते हैं और जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं। फिर ये आतंकी वहां पर जो मुसलमान की बस्ती होती है उसमें घुस जाते हैं और तमाम मुस्लिम घरों में घुस करके तोड़फोड़ करते हैं, उनके घर के पैसे जेवरात लूट लेते हैं। उनके घर में बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उन गाड़ियों की भी तोड़फोड़ कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि इन आतंकियों को इतनी छूट मिलती कहाँ से है कि प्रशासन क्या इस पर शांत बैठा रहता है और सिर्फ देखता रहता है कि इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। ये सारी कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें मजार और मस्जिद को निशाना बनाया गया। तो ये काम प्रशासन का है कि जहां पर जो अतिक्रमण है उसे हटाए, लेकिन यहां पर ये आतंकवादी क्यों आए और मस्जिद में जो कुरान करीम रखी हुई थी उसकी बेहुरमती क्यों की गई, मस्जिद में भगवा झंडा क्यों लगाया गया, मस्जिद में जय श्री राम के नारे क्यों लगाए गए और वहां पर जो मुस्लिम बस्ती थी उसमें घुस करके गाड़ी तोड़फोड़ करना, पैसे जेवरात क्यों लूटे गए। क्या किसी के घर में रखा पैसा और जेवरात भी अतिक्रमण है? और ऐसे आतंकवादियों को सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से खुली छूट क्यों मिलती है? दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि कहीं पर भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ होता है तो सबसे पहली आवाज असदुद्दीन ओवैसी साहब की ही बुलंद होती है। तो जैसे ही मस्जिद पर हमला किया गया वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज बुलंद हुई और उन्होंने कहा कि ये मस्जिद पर एक तरीके का आतंकी हमला है। एक बार फिर से 6 दिसंबर को दोहराया जा रहा है। मुसलमान के घर में घुस करके पैसे और जेवरातों को लूट लिया गया। हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद पे खड़े होकर के गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में AIMI को जिताएं ताकि आपकी बात उठाई जाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आगे ओवैसी साहब कहते हैं कि महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कि जो परियुक्ति की थी उनकी मोरल विक्ट्री हुई है, आज इस पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर पिछले 8 महीने से इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन वहां की शिंदे सरकार चुप है। अगर यही किसी और धर्म के धार्मिक स्थलों के ऊपर हमला होता तो कितने के घरों पर बुलडोजर चल गए होते। दोस्तों, यहाँ पर ओवैसी साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर यही किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर हमला हुआ होता तो अब तक उनको आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया जाता और उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता और हमारी जो गोदी मीडिया है वो चीख चीख करके हलक फाड़ फाड़ करके उनको आतंकवादी चिल्लाती रहती। लेकिन अब यहाँ पर गोदी मीडिया के मुंह पर पट्टी बंधी हुई है और सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है। आइए दोस्तों, अब हम आपको सलमान अजहरी के बारे में बताते हैं कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि 8 तारीख को यानी कि 8 जुलाई को सलमान अजहरी साहब का कोर्ट से फैसला आने वाला है। लेकिन दोस्तों, 8 तारीख को फिर से वही बहस हुई जिसके चलते 16 जुलाई की डेट दे दी गई थी। जब 16 जुलाई को फिर से सुनवाई हुई तो फिर से वही घिसी पिटी बहस की गई और बहस सिर्फ एक कागज को लेकर की जा रही है कि उस कागज में कि सलमान अजहरी साहब को गुजराती आती है या नहीं। क्योंकि दोस्तों, एक पेपर था जिसमें गुजराती में लिखा हुआ था और उस पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सिग्नेचर थे, जिसको लेकर के जो विपक्ष के वकील हैं उन्होंने सवाल उठा दिया कि जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजराती नहीं आती तो इस पेपर पर उनके साइन कैसे हैं, जिसको लेकर के मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील ने कहा कि उनको गुजराती आती है। तो जज साहब ने 16 जुलाई की डेट दी थी
कि आप ये साबित कीजिए कि उनको गुजराती आती है, उनसे एक पेपर पर साइन लेकर के आइए कि सलमान अजहरी साहब को गुजराती आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़ा खेला हो गया कि जो सलमान अजहरी साहब के जो वकील थे, जो सीनियर वकील थे, वो कई दिन से जेल में थे और तब से लेकर के जो सलमान अजहरी साहब की सुनवाई हो रही थी वो दूसरे वकील कर रहे थे, क्योंकि सलमान अजहरी साहब के भाई ने जब देखा कि उनके जो सीनियर वकील हैं वो जेल में हैं, तो उन्होंने दूसरा वकील कर लिया और दूसरा वकील इस बात को लेकर के कोर्ट में केस लड़ता रहा। लेकिन जब सलमान अजहरी साहब के सीनियर वकील 16 जुलाई को कोर्ट में पेश हुए तो उनसे वही कागज मांगा गया जिस पर सलमान अजहरी साहब ने साइन किया था कि उनको गुजराती आती है। जब उनके सीनियर वकील ने पुराने वकील से उस कागज को मांगा तो पुराने वकील ने कागज देने से मना कर दिया, जिस वजह से उनके सीनियर वकील को कागज कोर्ट में पेश नहीं कर पाए और इसी वजह से कोर्ट ने अब उन्हें 22 जुलाई की डेट दी गई है। दोस्तों 22 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। दोस्तों जैसा कि उम्मीद लगाया जा रहा था कि 8 जुलाई को फैसला आ जाएगा, लेकिन कोर्ट में बहस चालू है और जिस पर तारीख मिल रही है। अब अगली सुनवाई कहें या फैसला कहें 22 जुलाई को होगा। दोस्तों ये कहानी 12 मार्च से शुरू हुई थी और अब 22 जुलाई तक खींचा गया है। दोस्तों हम लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिहा अता फरमाए और तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि सलमान अजहरी साहब को और तमाम मुसलमानों को दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों दुआ मोमिन का हथियार है, तो आप सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ करें, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, तमाम मुसलमानों तक इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।